Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 7th of October 2022, Friday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. On this Telegram channel, you may also find the top business news headlines from Economic Times, Mints, and Business Standard. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is that is one good thing about this world. There are always sure to be more spring. आज के न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसी न्यूज़ आर्टिकल के साथ हम पेज नंबर 2 पर दिया हुआ आर्टिकल भी कवर करेंगे। वर्ल्ड बैंक कट्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 जीडीपी फोरकास्ट टू 6.5%। ग्लोबल रिसेशनरी विंड्स को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है थर्सडे को, और उस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 उसको स्लैश डाउन कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया है। और उसका रीज़न क्या दिया है वर्ल्ड बैंक ने? रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो ऑन गोइंग ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग चल रही है उसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल इकोनॉमीज़ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड है वो रिड्यूस होगा, डिमांड रिड्यूस होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी अपना ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो जो पहले प्रोजेक्शंस थे जीडीपी को लेकर के वो रिड्यूस किए हैं वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया के केस में रिडक्शन 6.5% तक का कर दिया है। इट मीन्स जो पहले प्रोजेक्शन था 7% या कि 7% से इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी, उसको रिड्यूस करके वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट 6.5% कर दिया है। और अभी तक का ये लोवेस्ट ग्रोथ फोरकास्ट एस्टिमेट है किसी भी मल्टीलैटरल एजेंसी के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर हम बात करें तो उसने अभी तक जो इंडिया के लिए जीडीपी फोरकास्ट किया था वो 7.4% का है, और ऐसा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी अपने प्रोजेक्शंस को रिवाइज करेगा, जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक एंड अदर मल्टीलैटरल एजेंसीज। तो अपने जो साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट की जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश करी है उसमें वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 23 और 22 में जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ या स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्रोजेक्ट करी गई थी वो प्रिवेलिंग ग्लोबल सिनेरियो की वजह से पेस नहीं ले पाएगी, इसलिए इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है 7% से रिड्यूस होकर के 7.5% से रिड्यूस करके 6.5% कर दी है वर्ल्ड बैंक ने। और इसी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने ये भी बोला है कि जो 2020 यानी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कितने इंडियंस जो हैं वो पुअर कैटेगरी में या बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में फॉल कर गए हैं। तो इट्स अ वेरी अपडेटेड और elaborated report on future or current conditions as well as the how Indian economy has performed during the pandemic। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की बात करें तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि डोमेस्टिक डिमांड और प्राइवेट कंजप्शन इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो इंटरनल ग्रोथ है वो इम्पैक्ट करेगी। अपार्ट फ्रॉम इट रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन होगी, कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन दोनों फिर से फॉल करेंगे। तो 2024-2023 के लिए जो प्रोजेक्शंस हैं वो रिवाइज कर दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के केस में। दिस इज द ग्रोथ आउटलुक इंडियाज प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 बाय वर्ल्ड बैंक एंड अदर मेजर रेटिंग एजेंसीज एंड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर हम देखें तो अभी तक का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन जो है वो सबसे कम है इन कंपैरिजन टू अदर मल्टीलैटरल एजेंसीज, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। ऑल जो प्राइवेट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने तो कुछ पैसिमिस्टिक फोरकास्ट किया है, लेकिन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ का अगर प्रोजेक्शंस देखें तो उसमें अभी तक का जो सबसे कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन है वो वर्ल्ड बैंक का है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर के। और इसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो इकोनॉमिक सिचुएशन रही उसको भी इलेबोरेट किया, और उस वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 56 मिलियन इंडियंस मे हैव प्लंज्ड इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2022 एज अ रिजल्ट ऑफ पैंडेमिक। और इस एडिशन की वजह से जो ग्लोबल टैली है वो अप्रॉक्सीमेटली 71 मिलियन तक पहुंच गई है, और इसका मतलब 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 71 मिलियन individuals may have plunged into the extreme poverty because of the pandemic। और ये नंबर जो है अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है। so this particular year is the worst year for poverty reduction since World War
टू। तो अभी तक का ये जो नंबर है ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। वर्ल्ड वॉर टू के कंपैरिजन में ये सबसे वर्स्ट ईयर रहा जब पॉवर्टी जो है वो इतनी एक्सट्रीम अमाउंट में, एक्सट्रीम नंबर में बढ़ी है। और इसी वजह से जो 2030 का टारगेट रखा गया है वर्ल्ड के लिए कि वो बाय 2030 देयर इज़ अ एंडिंग ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो वो टारगेट जो है वो मिस हो जाएगा। और जो अपनी रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी को लेकर, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, उसमें एक फ्रेश एस्टिमेट्स और फ्रेश फोकास दिए गए हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिमूव करने के नए टारगेट सेट किए गए हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली 2 रिपोर्ट पब्लिश करी, एक सोशियो इकोनॉमिक अपडेट्स ऑन साउथ एशिया और इसके अलावा पॉवर्टी को लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश करी। दोनों रिपोर्ट्स के आप हाइलाइट्स देख सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सर्विसेज पीएमआई फॉल्स टू 6 मंथ लोकल के। और पहले के न्यूज़ एनालिसिस में हमने कंटिन्यूसली डिस्कस किया है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फॉल किया है 3 मंथ्स लो। आज के न्यूज़ एनालिसिस में सर्विस पीएमआई का डेटा भी या सर्विस पीएमआई की न्यूज़ को भी कवर किया गया है। और जो ये सर्विस पीएमआई है ये भी S&P ग्लोबल के डेटा का बेस है। इट मीन्स S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स for the service sector released for the month of September indicates that there is a fall of service PMI in case of India. तो service PMI means service purchasing manager index। तो S&P के अकॉर्डिंग सितंबर के मंथ में जो सर्विस PMI रहा वो 54.3 रहा, जो कि पिछले मंथ अप्रॉक्सीमेटली 57.2 था। ऑल्दो 50 से ऊपर है दोनों ही पॉइंट, इट मींस एक्सपेंशन का ही सिनेरियो है, बट पिछले मंथ के कंपैरिजन में इस बार इस मंथ यानी सितंबर के मंथ में जो सर्विस सेक्टर रहा उसमें स्लो डाउन देखने को मिला। और अभी तक का लास्ट 6 मंथ का ये सबसे बड़ा स्लो डाउन है सर्विस सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी फॉल कर रहा है, सर्विस पीएमआई भी फॉल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट हो रहा है कि जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है रिसेशन का, उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया पर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के जो सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो दोनों ही फॉल कर रहे हैं। और इसका रीजन S&P ने बताया इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस आर इन टर्न डैम्पिंग अप द जॉब क्रिएशन, जिसकी वजह से ये सर्विस सेक्टर का जो पीएमआई है ये फॉल होता हुआ दिख रहा है और इसका इम्पैक्ट जॉब क्रिएशन पर विजिबल है। इंडिया के केस में जो वीक एक्सटर्नल डिमांड है, जनरली इंडिया में आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर है, तो और इसके जो मोस्ट ऑफ द डिमांड होती हैं एक्सटर्नल होती हैं यूएस और यूरोपियन इकोनॉमीज से। और जिस तरह से यूरोपियन इकोनॉमीज और यूएस इम्पैक्टेड है इस समय रिसेशनरी कंडीशन से, उसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉल कर रहे हैं, सेल्स फॉल कर रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के सर्विस पीएमआई पर देखने को मिल रहा है। Although there is an expansion, but in comparison to last month, there is a fall in service PMI as per S&P Global। अब देख लेते हैं इसी के साथ एक और न्यूज़ जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है। FinMin cuts August spend efficiency और compression। तो जिस तरीके से इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक कंटिन्यूसली एलिगेशन लग रहा था कि जिस तरीके से गवर्नमेंट फूड, फर्टिलाइज़र और अदर सेक्टर में सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी को इंक्रीज़ कर रही है, जैसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो फ्री फूड राशनिंग की जो स्कीम थी उसको इंक्रीज़ करके दिसंबर तक कर दिया है। इस तरह एक्सटेंशन को देखते हुए कई सारे एनालिस्ट ये कंटिन्यूसली कह रहे थे कि इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट मिस कर सकता है। 6.4% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। और ऐसा कहा जा रहा था कि अगर इसी तरीके से फूड और फर्टिलाइज़र पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता रहा और इसी तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते रहे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते रहे, तो डेफिनेटली सेंटर में ब्रीच द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। उसी को देखते हुए हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने, मोर स्पेसिफिकली एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने अगस्त के मंथ में एक्सपेंडिचर को कम करने का इंडिकेशन दिया है। एज पर द एनालिसिस, एज पर द डेटा, it seems that Department of Expenditure have held back the spending in the month of August. Although एनालिस्ट, कुछ एक सेगमेंट ऑफ एनालिस्ट का ये कहना है कि ऐसा कोई कंप्रेशन करने के लिए, फिस्कल प्रूडेंस के लिए, फिस्कल डिसिप्लिन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कर रही है। ये सिर्फ बाई चांस हो गया है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो मेक श्योर करना चाहता है कि कोई और एडिशनल फंड रिलीज हो या एडिशनल मनी एलोकेट हो, उससे पहले जो ऑलरेडी रिलीज फंड है उसका एक्सपेंडिचर, उसकी स्पेंडिंग प्रॉपरली हो जाए। जो स्कीम्स के लिए पहले ही फंड एलोकेट किया जा चुका है फर्स्ट इंस्टांस में, फर्स्ट फेज में, पहले वो उसका खर्चा
खर्चा हो जाए, जब वो खर्च हो जाएगा इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको एलोकेट किया जाएगा। इसकी वजह से अगस्त के मंथ में कम एलोकेशन देखने को मिल रहा है एज पर द डेटा। ऐसा कोई गवर्नमेंट इंटेंशनली नहीं कर रही। बजट्स के लिए, फूड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए जो सब्सिडी एलोकेट करी गई है वो उसको रिलीज किया ही जाएगा अपकमिंग मंथ में, मे बी अगस्त के मंथ में नहीं तो आगे आने वाले महीनों में। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स लास्ट वीक, the expenditure in the month of August was approximately 61K crore, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल के अगस्त मंथ के कंपैरिजन में 51% कम है। तो उसको देखते हुए कई सारे एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट का ये भी पॉइंट था कि शायद गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल प्रूडेंस या कम खर्चा कर रही इन ऑर्डर टू मेक अप दिस फिजिकल डेफिसिट टारगेट। बट बहुत सारे एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट विल रिलीज द फंड। अभी एक्चुअली जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ डिमांड। हाउएवर अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो पिछले साल के बराबर नहीं है। बट इस बार गवर्नमेंट सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड, जो कि हमने पढ़ा भी था पिछली बार, एस एन ए डैशबोर्ड या SNA अकाउंटिंग सिस्टम के तहत मनी एलोकेट कर रही है, जहां पर गवर्नमेंट एडिशनल मनी या सेकेंड फेज के मनी को एलोकेट करने से पहले ये जरूर देख रही है कि जो पिछला पैसा एलोकेट किया गया था, जो फर्स्ट फेज में जो पैसा एलोकेट किया गया था उसका यूटिलाइजेशन कैसा है। तो अगर फर्स्ट फेज में फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है तभी गवर्नमेंट सेकेंड फेज और सेकेंड ट्रांच का मनी रिलीज कर रही है। इसी वजह से अगस्त के मंथ में ये जो डेक्लाइन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रोबेबली आगे आने वाले महीनों में जब फर्स्ट फेज का पैसा पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा, उसका पूरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तब गवर्नमेंट दूसरे फेज का पैसा या दूसरे फेज का मनी या लोकेशन रिलीज करेगी। तो जो SNA डैशबोर्ड्स है, जो डैशबोर्ड है, दैट सीम्स टू बी जनरेटिंग अ लॉट ऑफ सेविंग। हम इसको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार गवर्नमेंट का जो सेविंग्स है वो इंक्रीज हुई है, जिसमें SNA डैशबोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेट अस सी कि आगे आने वाले टाइम में फिलहाल के लिए गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है। एंड दिस इज द एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट। फर्टिलाइजर सब्सिडी और फूड सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी, ये 3 एरिया ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट जो है वो बजट अमाउंट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। और इसी को देखते हुए इकोनॉमिस्ट जो थे वो वरी थे कि इस बार भी फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो ब्रीच होगा। बट SNA की वजह से और बेटर टैक्स कलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट की जो रिवेन्यूज़ हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है। ये न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं। इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग। अगर मैं इस न्यूज़ को रिपीट करूंगी तो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। और इसी के साथ हम पेज नंबर 8 पर दिए हुए 2 और न्यूज़ आर्टिकल्स भी कवर करेंगे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की और जो एशिया रीजन है उसकी जो GDP फोरकास्ट है वो रिवाइज करी है एमिड द ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशन। उसी तरह IMF ने भी अपने रिपोर्ट में अपने ग्लोबल आउटलुक में हायर रिसेशन का रिस्क इंडिकेट किया है। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। IMF फ्लैग्स हायर रिसेशन रिस्क, डार्कर ग्लोबल आउटलुक। तो IMF भी नेक्स्ट वीक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने वाला है, अभी हमने डिस्कस किया। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नेक्स्ट वीक जो है वो अपनी जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको स्लैश डाउन करेगा, उसको डाउनग्रेड करेगा। तो जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट करी थी IMF ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, उसको 2.9% से रिड्यूस कर सकता है IMF बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग रिसेशनरी कंडीशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एट ग्लोबल सिनेरियो। तो IMF का ये कहना है कि कंटिन्यूसली वर्ल्ड ने 2 मेजर शॉक फेस किए। पहला शॉक कौन सा था? कोविड-19 पैंडेमिक। और दूसरा शॉक जो है वो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इसके अलावा IMF ने एक और शॉक को आइडेंटिफाई किया है, दैट इज अ क्लाइमेट डिजास्टर। इट मीन्स ये 3 चैलेंजेस या 3 शॉक्स की वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस रजिस्टर करेगी इन अपकमिंग मंथ्स और अपकमिंग ईयर एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हालांकि अगर अदर मल्टीलैटरल एजेंसीज को देखें, वर्ल्ड बैंक, WTO, उन्होंने क्लाइमेट डिजास्टर को कंसीडर नहीं किया है। जो बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, मोर इंक्लूसिव है। उसने क्लाइमेट डिजास्टर को भी एक थर्ड शॉक की तरह कंसीडर किया है। और
IMF के अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में अभी जो सिनेरियो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि रशिया जो यूक्रेन क्राइसिस है ये अभी कंटिन्यू रहेगी, क्लाइमेट डिजास्टर भी कंटिन्यू रहेगा आगे आने वाले टाइम तक, जिसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडिविजुअल इकोनॉमीज पर देखने को मिलेगा. Although there is a high uncertainty in case of रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी भी IMF ने इंडिकेट करी है और कहा है कि जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक volatility, geopolitical confrontation, and more frequent and devastating natural disaster. तो नेचर को भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस समय, और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही इसका भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कि ये कितने मंथ तक आगे कंटिन्यू रहेगी या ये जल्दी वाइंड अप हो जाएगी. इसकी वजह से जो भी प्रोजेक्शंस हैं दे आर हाईली अनसर्टेन, और जो अभी की सिचुएशन है उसी पर बेस्ड है. Although because of all these three shocks, the interest rate are गेटिंग हायर, मॉनेटरी पॉलिसीज़ आर गेटिंग हायर, जिसकी वजह से जो इकोनॉमीज़ हैं वो या जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाएंगे. मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाएंगे तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी, लेटर ऑन जो इंटरेस्ट रेट है वो भी लो होंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, डिमांड पर देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक अदर मल्टीलैटरल एजेंसीज प्रोजेक्शन. और जिस तरीके से IMF ने बोला है कि जिस तरीके से वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज लाइक यूरोप, चाइना और यूनाइटेड स्टेट अभी रिसेशनरी कंडीशन से इम्पैक्ट कर रही हैं, उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट जो है वो भी डैम्पन करेगा, इंपोर्ट भी डैम्पन करेगा, जिसका इम्पैक्ट हमें जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन पर देखने को मिलेगा. अब इसी के साथ एक और न्यूज़ है, उसको भी हम कर लेते हैं. पेज नंबर 8 पर ही दी हुई है. फिच कट्स UK क्रेडिट आउटलुक टू निगेटिव फ्रॉम स्टेबल. तो जिस तरीके से इंडिया के आउटलुक को, इंडिया के GDP फोरकास्ट को स्लैश डाउन किया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है बाय मल्टीलैटरल एजेंसीज और अदर रेटिंग एजेंसीज, उसी तरीके से जो अदर इकोनॉमीज़ हैं, यूरोपियन इकोनॉमीज़ हों चाहे वो US, उनके भी जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, उनको स्लैश डाउन किया जा रहा है. इसी लाइन में फिच ने UK का जो क्रेडिट आउटलुक है उसको स्टेबल से रिड्यूस करके निगेटिव कर दिया. तो रेटिंग एजेंसी फिच हैज लोवर्ड द आउटलुक फॉर इट्स क्रेडिट रेटिंग फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट डेट टू निगेटिव फ्रॉम स्टेबल. और अभी कुछ दिन पहले ही S&P ने भी सेम पैटर्न ही फॉलो किया था. स्टैंडर्ड एंड पुअर को फॉलो करते हुए सितंबर 23 में अपने फिस्कल स्टेटमेंट में रेटिंग है फिच रेटिंग एजेंसी ने भी सेम नेगेटिव आउटलुक रखा है UK के लिए. तो S&P और फिच जो रेटिंग एजेंसी है दोनों ने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, अब UK के लिए जो क्रेडिट आउटलुक है वो नेगेटिव कर दिया. एंड डेफिनेटली दिस विल इम्पैक्ट द फंड अवेलेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इन UK. रीज़न क्या है, क्यों ऐसा किया दोनों ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने? क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, UK गवर्नमेंट ने लार्ज और अनफंडेड फिस्कल पैकेज अनाउंस किए हैं, रेटिंग एजेंसीज के अकॉर्डिंग ये लार्ज और अनफंडेड पैकेजेस जो हैं ये गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे. इसके अलावा जो गवर्नमेंट का ग्रोथ प्लान था वो भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो डेट लेडन हो जाएगी. इसी वजह से ये निगेटिव आउटलुक किया गया है बाय डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज. इसी के साथ एक और न्यूज़ है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं. वर्ल्ड करेंसी रिजर्व श्रिंक बाय $1 ट्रिलियन. Global foreign currency reserves are failing at a fastest pace on record as central banks from India to चीज़ रिपब्लिक इंटरवीन टू सपोर्ट देयर करेंसीज. तो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो अपने डोमेस्टिक करेंसीज को सपोर्ट करने के लिए अगेंस्ट द US डॉलर दे आर कंटिन्यूसली डूइंग द इंटरवेंशन. केवल इंडिया में RBI ही ऐसे इंटरवेंशंस नहीं कर रहा, जो अदर इमर्जिंग कंट्रीज हैं वहाँ की सेंट्रल बैंक भी सेम इंटरवेंशन कर रहे हैं. दे आर सेलिंग द डॉलर इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर डोमेस्टिक करेंसीज, जिसकी वजह से जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो फॉल कर रहा है. तो कलेक्टिवली अगर हम देखें इस पर्टिकुलर सिनेरियो को जो हर एक इमर्जिंग इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक्स फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे जो वर्ल्ड करेंसी रिजर्व है वो अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन तक श्रिंक कर गया है एज पर द रीसेंट डेटा. अप्रॉक्सीमेटली 7.8% का फॉल देखने को मिला है इस साल. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉप सिंस द ब्लूम्सबर्ग स्टार्टेड टू कंपाइल द डेटा फ्रॉम 2003. तो 2003 से लेकर के 2022 तक
कि अगर डेटा देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, वर्ल्ड करेंसी रिजर्व का, तो ये अब तक का सबसे बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है ब्लूम्सबर्ग को। ब्लूम्सबर्ग ये डेटा कलेक्ट करता है, ये डेटा कंपाइल करता है ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व का, और 2003 से ये कंपाइलेशन स्टार्ट हुआ है, और 2003 से लेकर के आज तक का ये सबसे बड़ा डिक्लाइन है वर्ल्ड करेंसी रिजर्व में। तो एक तो रिजर्व की जो सेंट्रल बैंक्स हैं जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं उसकी वजह से ये श्रिंक कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट जो करेंसी डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से भी रिजर्व के वैल्यूएशन में चेंजेस हो रहे हैं। तो IMF हो, चाहे WTO हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ब्लूम्सबर्ग हो, चाहे फिच हो, चाहे S&P हो, चाहे India rating, all the multilateral agencies, all the multilateral corporations, rating agencies are indicating that the upcoming economic situation at a world level, at a global level, as well as at a domestic level is going to be very challenging. Although भले ही इंडिया में रिसेशन ना आए, but there is a high probability that India may not be immune, may not be incubated from this recessionary condition. Impact तो इंडियन इकोनॉमी और इंडिया पर देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप। से भी कैंसल लाइसेंस ऑफ ब्रिक वर्क रेटिंग। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 7 रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जिनको हम CRAs भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उन 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से कल यानी थर्सडे को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ब्रिक्स वर्क रेटिंग इंडिया का जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जो था वो कैंसिल कर दिया है फॉर द रिपीटेड लैप्स एंड इरेगुलरिटीज इन डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज। तो ब्रिक्स वर्क का जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है एज रेटिंग एजेंसी इन इंडिया वो कैंसिल कर दिया गया है। रीज़न यही दिया गया है कि रिपीटेड लैप्स हुए हैं, जो ड्यूटीज़ हैं वो प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है रेटिंग एजेंसी, तो जिसकी वजह से अब इंडिया में केवल और केवल 7 रिकॉग्नाइज रेटिंग एजेंसीज ही बची हैं। और ऑफिशियल्स और एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर इस तरीके से ब्रिक्स वर्क का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसका इम्पैक्ट हमें बैंकिंग इंडस्ट्री पर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशंस, मीटिंग्स और टाइमलाइंस के लैप्स की वजह से ये डी रजिस्ट्रेशन किया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। चाइनीज FPIs रेज्ड इंडिया बेट्स। तो चाइना जो है वो इंडिया की टॉप 10 कंट्रीज़ में आने वाला है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इनटू इंडिया। तो इंडिया में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें जो टॉप 10 कंट्रीज़ है जहाँ से सबसे ज़्यादा FPI देखने को इंडिया में मिलता है, उस लिस्ट में अब चाइना एंटर होने वाला है। इट मीन्स द डील्स, द FPIs, द इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ऑल्दो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट में, इन सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी जो चाइनीज़ FPI है वो इंडिया में इंक्रीज़ हो रहा है एज़ पर द बिजनेस स्टैंडर्ड ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर से कि इंडिया में कौन से टॉप 10 कंट्रीज़ है जैसे सबसे ज़्यादा FPI था। तो कंट्रीज अगर लिस्टिंग की बात करें तो US, मॉरिशस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, UK, आयरलैंड, कनाडा, नॉर्वे, जापान एंड नीदरलैंड। दीज आर द top 10 countries accounted for approximately 84% of FPI assets in India। जो ये जो 10 कंट्रीज़ हैं, अगर इनके FPI, इनके इन्वेस्टमेंट को, जो हमारे शेयर मार्केट में या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर उसको अकाउंट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 84% इन्वेस्टमेंट केवल और केवल इन्हीं 10 कंट्रीज से आता है। और अगर चाइना के इन्वेस्टमेंट को देखें, चाइनीज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखें इंडिया में, तो कंटिन्यूसली 2019 से लेकर के 2022 तक हमें इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला। हालांकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला था बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बट अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग एवरेज देखें, तो कंटिन्यूसली लीनियर फॉर्मेट में ये इंक्रीज़ हो रहा है। और बहुत जल्दी अगर यही ग्रोथ ऑफ रेट रहा तो बहुत जल्दी ही चाइना जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और अगर चाइना इसमें आता तो डेफिनेटली चाइना का इम्पैक्ट, उसकी पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट इंडिया पर हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगा। आज के सेक्शन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि FPI और FDI में क्या डिफरेंस है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली क्या डिफरेंस होता है इन दो टर्म्स में, अब देख लेते हैं। नेक्स्ट 5G लॉन्च्ड इन 8 सिटीज़ टू कॉस्ट सेम और नाउ एयरटेल। तो एयरटेल और जियो के बीच में होड़ लगी हुई है कि कौन फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेगा इन केस ऑफ
5G लॉन्चिंग को लेकर के। तो जियो था वो दिल्ली में, वो दीपावली में तैयारी कर रहा था कि दिल्ली और अदर 4 सिटीज़ है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर 5G सबसे पहले लॉन्च किया जाए। लेकिन उससे पहले ही एयरटेल ने 8 सिटीज़ में 5G सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं ऑन अ वेरी सेम प्राइस। जैसे कि जियो ने पहले भी अनाउंस किया था कि जियो कोई भी प्रीमियम चार्जेस नहीं लेगा 5G सर्विसेज के लिए, प्रीमियम प्राइसिंग नहीं रखेगा 5G सर्विसेज के लिए। उसी को फॉलो करते हुए एयरटेल ने भी अभी फ़िलहाल के लिए जो 5G सर्विसेज है उनको सेम कॉस्ट पे, सेम रेट पे ऑफ़र किया है 8 सिटीज़ में। तो एयरटेल ने थर्सडे को अनाउंस किया अपने कस्टमर को, 8 सिटीज़ के कस्टमर को, कि आप वो 5G सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं ऑन अ एग्जिस्टिंग रेट अंटिल द रोल आउट इज़ मोर वाइड स्प्रेड। तो जब तक एक फॉर्मल अनाउंसमेंट के लिए, फॉर्मल लॉन्चिंग के लिए एयरटेल नहीं जाता इन 8 कंट्रीज़ में, इन 8 सिटीज़ में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो 5G सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं एट अ वेरी सेम प्राइस। तो एयरटेल बेसिकली फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाह रहा है। जियो अभी अबाउट टू लॉन्च है, लेकिन अगर देखें तो इनफॉर्मली एयरटेल ने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। तो कौन कौन सी सिटीज़ हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर एंड वाराणसी। और फेज मैनर में इन सर्विसेज, इन सिटीज़ में कस्टमर को 5G सर्विसेज ऑफर की जाएंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूके होम्स ऐसी कास्ट डाउट ऑन FTA ओवर ओपन बॉर्डर्स। तो इंडिया और यूके के बीच में जो FTA नेगोशिएशन चल रहा है, FTA स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के जो नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में आफ्टर ब्रेक्जिट, वो अभी स्पीड अप हुआ था और हमने डिस्कस भी किया है कि वो इसी साल सेम ईयर में उसको वाइंड अप करके उसको फॉर्मलाइज करने की बात हो रही थी इंडिया और यूके के बीच में। लेकिन फिलहाल के लिए जो जो ब्रिटेन की, जो यूके की होम सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि जो इंडिया और यूके के बीच में जो FTA टॉक्स चल रही हैं, जो FTA नेगोशिएशंस चल रही हैं, वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो सकता है। जो प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अभी फाइनलाइज नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द सर्टन इश्यूज ऑफ माइग्रेशन एंड ब्रांडेड इंडियंस एज लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल who overstay their visas in UK। तो जो माइग्रेशन है और जो वीज़ा के इश्यूज़ हैं कुछ, जहाँ पर इंडियंस जो हैं वो वीज़ा लेते हैं और वीज़ा से ओवर स्टे करते हैं यूके में, इन 2 इश्यूज़ की वजह से प्रॉबेबली इंडिया और यूके के बीच में फ़िलहाल के लिए जो FTA एग्रीमेंट है ये फाइनलाइज नहीं होगा। तो अपने कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं ओपन बॉर्डर्स माइग्रेशन को लेकर के ब्रिटेन की जो इंडियन ओरिजिन की होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने। उनका ये कहना है कि ब्रिटेन इज़ वेरी कॉशियस, वेरी कंसर्न अबाउट दिस माइग्रेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो जब तक इस पर कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा प्रॉबेबली इंडिया और यूके के बीच में ये FTA डील भी साइन नहीं हो पाएगी। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर social media platforms. If you have any query and suggestion, please write in comment section below. So like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.